नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देवाइस एकेडमी में। और इस सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो सीरीज है एमसीक्यू के फॉर्म में। यहाँ पे ये क्वेश्चन आएंगे और ये स्टैटिक सीरीज है, स्टैटिक जीके की सीरीज है। और यहाँ पे पिछले 25 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए जो सवाल है, जो इस प्रश्न पत्रों में जो सवाल है वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले 25 वर्षों में 1995 से लेकर 2019 तक के सवाल इसमें कवर कराए जाएंगे। और यहाँ पे एक वीडियो में 10 प्रश्न यहाँ पे होंगे। इस प्रकार छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको ये सारी जो सीरीज है वो आपके सामने आएगी और ये क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिक परिषद के उपसभापति थे। 1946 में जो निर्मित की गई थी अंतरिम सरकार, उसमें कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? 1995 में पूछा गया सवाल है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके उपसभापति या फिर उपाध्यक्ष बोल सकते हैं, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बाकी के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक या कार्यकारी परिषद के उपसभापति या फिर उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी को शिक्षा तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। ठीक है, किसको कौन सा विभाग यहाँ पे सौंपा गया था ये यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। अगली बार आपको इनमें से किसी एक विभाग से पूछा जा सकता है कि बताइए इस विभाग को किसको सौंपा गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे बाकी जो है वो भी आपको याद रखने हैं। आगे है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला, जबकि बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, अरुणा आसफ अली को रेल मंत्रालय तथा मुस्लिम लीग के लिकायत अली को वित्त मंत्रालय का भार सौंपा गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का आंसर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बाकी जो ऑप्शन है वो आपको सामने हमने बता दिए। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली पुर्तगालियों ने, फ्रांसीवादियों ने, यार सॉफ्टवेयर हैंग हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हाँ, ये प्रश्न मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेजों ने? 1995 में ये सवाल पूछा गया है, तो ये है ऑप्शन इसका ए। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 38, इन्होंने हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया और पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ए, पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। अगला सवाल, मोडी लिपि। मोडी लिपि का प्रयोग किसके या किन के लेखों में किया जाता था? किन के लेखों में किया जाता था? 1995 में सवाल पूछा गया है। वोडियारो के, जमोरिनो के, होयसलों के या फिर मराठों के? तो ये मोडी लिपि का प्रयोग किन के लेखों में किया जाता था? इसका आंसर है डी, मराठों के। ठीक है, मराठों के, जानते हैं इसके बारे में। और मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में किया जाता था और सामान्यतः शिवाजी एवं पेशवाओं के दस्तावेजों में इसी लिपि का प्रयोग मिलता है। और मोडी लिपि के आविष्कार के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोडी लिपि का आविष्कार यादव राजाओं के एक मंत्री हेमाद्री ने किया था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसके विकास का श्रेय शिवाजी के एक अधिकारी बालाजी भावजी को दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये दो मतभेद यहाँ पे है इस लिपि के संबंध में। आंसर है इसका, इस प्रश्न का आंसर है डी। ठीक है, अगला सवाल, नीचे दिए हुए मानचित्रों या फिर जो मानचित्र यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में हमको जांच करना है। 1995 में सवाल पूछा गया है। यहाँ पे 4 यहाँ पे अंक दिए गए हैं, ये बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, तो ए 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे दिए गए हैं। हमको यहाँ पे बताना है कि क्रमशः शक्ति केंद्र थे, किसके शक्ति केंद्र थे? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो एक यहाँ पे आप ये वाला रीजन है मध्य प्रदेश का, जो वर्तमान मध्य प्रदेश उसका जो उत्तरी क्षेत्र यानी ऊपरी क्षेत्र है यहाँ पे। तो यहाँ पे था
ग्वालियर, मतलब अभी भी ग्वालियर है। ठीक है, तो यहाँ पे था किसका शासन, यहाँ पे शासन था सिंधिया का। ठीक है, सिंधिया का शासन यहाँ पे था। तो यहाँ पे सिंधिया वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं, सिंधिया ये वाला। ठीक है, तो इन दो ऑप्शन में ही हमको खेल करना है। आगे है दूसरा, ये इंदौर वाला रीजन है, मध्य प्रदेश का इंदौर वाला रीजन है। और इंदौर में थे होलकर। ठीक है, इंदौर में कौन थे, होलकर। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं होलकर। ठीक है, अब तीसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा हमको जद्दोजहद करनी होगी यदि आपको ये तीसरा चौथे ऑप्शन नहीं पता होगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है, ये गायकवाड़ से संबंधित है, और चौथा है भोसले से संबंधित। यानी आंसर है यहाँ पे ए, ऑप्शन है ए वाला सही है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और नीचे दिए गए मानचित्र में जो मानचित्र दिया गया है, ऊपर सॉरी नीचे ऊपर दिए गए मानचित्र, उसमें 1 2 3 और 4 से अंकित प्रथम स्थान होलकर, होलकर दूसरे नंबर पे, सिंधिया पहले नंबर पे, गायकवाड़ तीसरे नंबर पे, और भोसले है चौथे नंबर पे। ठीक है, तो ये क्षेत्र और जो शक्ति केंद्र वो यहाँ पे अंकित है। यहाँ पे देखिए सिंधिया संबंधित थे ग्वालियर क्षेत्र से, होलकर संबंधित थे इंदौर क्षेत्र से, और गायकवाड़ संबंधित थे बड़ौदा क्षेत्र से, और भोसले संबंधित थे नागपुर क्षेत्र से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर है ए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं 1995 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव के मध्य ये हुआ। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये हुआ। और जालियावाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे। तो आप ये समझ सकते हैं, कोई भी ये बता सकता है कि जालियावाला का युद्ध नहीं होता, वहाँ पे एक नरसंहार हुआ था, और यहाँ पे डलहौजी ने यहाँ पे गोली मारने का आदेश दिया था। वहाँ पे जो भोरी जनता एकत्रित हुई थी उसको, ठीक है, मतलब उनके ऊपर गोली मारने का आदेश दिया। तो ये मराठे के विरुद्ध यहाँ पे बताया गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सीधा ही गलत है। ठीक है, अगला खेड़ा का युद्ध, ये निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। तो यहाँ पे सही सम्मिलित वाला है, ये देखिए, ये वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये हुआ। तो ये ऑप्शन इसका बी। ठीक है, बाकी सारे गलत है, बाकी तीनों गलत। जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच ये हुआ। और इस निर्णायक लड़ाई में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। ठीक है, आगे बक्सर के 1764 ईस्वी में अंग्रेजों जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था एवं मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार ये दूसरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। सॉफ्टवेयर शायद हैंग हो रहा है बार बार, एक मिनट इसको रिफ्रेश हम कर लेते हैं। आगे है 13 अप्रैल 1919 को, जैसा हम जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने सभा कर रहे निर्दोष जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें काफी संख्या में निहत्थे लोग मारे गए थे। और खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में शाहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था, और जिसमें शाहू ने महत्वपूर्ण अधिकारियों को अपनी तरफ मिलाकर ताराबाई को पराजित किया था। ठीक है, ताराबाई को यहाँ पे पराजित किया था इसने, किसने, शाहू जी ने। ठीक है, शाहू ने। तो इस प्रकार इसका आंसर है बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, सही मेल यहाँ पे होता है। अगला सवाल यहाँ पे है 1995 में पूछा गया, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था यहाँ पे महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने, या फिर B.R. अम्बेडकर ने। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। इनका पूरा नाम अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर था। क्या था, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर था। इन्होंने 1922 ईस्वी में बंबई में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी, भील सेवा मंडल। ठीक है, 1922 ईस्वी में। इस प्रकार इसका आंसर है बी, ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था जनजातीय लोगों के संबंध में। अगला सवाल यहाँ पे है, ये सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है यहाँ पे, और यहाँ पे कूट दिए गए हैं। सूची 1 यहाँ पे दी गई, सूची 2 यहाँ पे दी गई है, और उनके संबंधित कूट यहाँ पे दिए गए। ठीक है, A, B, C और D संबंधित, तो किसका मिलान यहाँ पे किससे करना है ये हमको देखना है। 1996 में पूछे गया सवाल है, ये टाइम कंज्यूमिंग सवाल होता है, इसमें समझ आता है, इसलिए इस प्रकार के सवाल यहाँ पे डालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ताकि आपका समझ जाए। हालांकि ये सवाल कुछ आसान होते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं इसके बारे में। सूची 1, बंगाल में
बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन, ये सूची 1 का पहला ये है। दूसरा भारत का गवर्नर जनरल चार्टर्ड एक्ट 1833 के अधीन। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। तो यहाँ पे सूची 1 में जो दिए गए उसको सूची 2 से सम्मिलित करना है। आर्कीबाल्ड पर्सिवल वॉवेल, विस्काउंट और अर्ल वॉवेल, जेम्स एंड्रयू ब्राउन ट्रेंजे, डलहौजी का अर्ल और मर्किबरा, चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मर्किबरा, और गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनीनमांड मिंटो का अर्ल। अगला है लुइस माउंटबेटन बर्मा का अर्ल माउंटबेटन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो इसका आंसर है ए, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे है। ए का 3 से, बी का 2 से। ठीक है, ए का यहाँ पे है 3 से संबंध, ए का 3 से, और बी का है यहाँ पे 2 से, और सी का है डी से, और डी का है 1 से। डी का यहाँ पे है 1 से। तो इस प्रकार ये सब सुमेलित है। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पे ए। जानते हैं इसके बारे में? अर्ल कॉर्नवालिस ने 12 सितंबर 1786 को पदभार संभाला था तथा 28 अक्टूबर 1793 को अपने पद को त्याग दिया, और मार्क्वेस कॉर्नवालिस ने 30 जुलाई 1805 को पदभार संभाला और 5 अक्टूबर 1805 को ही अपने पद को त्याग दिया। लॉर्ड माउंट बेटन भारत के आखिरी वायसराय थे। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है। अगला सवाल है उसका प्रमुख सिद्धांत। यहाँ पे सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं और उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हमको बताना है कि इनमें से कौन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 1996 में ये सवाल पूछा गया। ठीक है, किस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसका प्रमुख सिद्धांत प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति है, इससे संबंधित जो व्यक्ति है वो यहाँ पे पूछा गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहराम जी मलाबारी, महादेव गोविंद रानड़े जी और B.R. अम्बेडकर जी। तो इसका आंसर यहाँ पे महादेव गोविंद रानड़े जी है और इसका ऑप्शन यहाँ पे सही सी। ठीक है, तो इसके बारे में और जानते हैं। तो महादेव गोविंद जी जो थे महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद जी को। और प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है और इन्होंने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। और जो महादेव गोविंद जी थे, इन्होंने 1884 में शिक्षा के प्रसार के लिए पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत की। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है सी। अगला सवाल यहाँ पे है, ये विज्ञापन दिए गए हैं, बताना है हमको कि ये कब छपा था। 7 अगस्त को ये छपा था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 अगस्त को छपा था। किस सन में छपा था? तो हम पहले देख लेते हैं ये विज्ञापन क्या था। द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शन बाय मीजर्स ल्यूमियर ब्रदर्स cinematography. A few exhibition will be begun at Watson's Hotel tonight. तो ये इसका आंसर है डी। ठीक है, 7 अगस्त 1896 में ये छपा था और ये भारतीय सिनेमा का प्रथम विज्ञापन था। भारतीय सिनेमा का प्रथम विज्ञापन आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ये विज्ञापन। ठीक है,
भारतीय सिनेमा का प्रथम विज्ञापन था। इसका आंसर है डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? 1996 में सवाल पूछा गया था। क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो इसका आंसर है बी, डुप्ले। ठीक है, डुप्ले जानते हैं इसके बारे में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। इस प्रकार उसने एक के विरुद्ध दूसरे का साथ देकर मुद्रा, व्यापार एवं अन्य लाभ प्राप्त किए। डुप्ले की इस असाधारण कूटनीति एवं दूरदर्शिता के फलस्वरूप अंततोगत्वा यूरोपीय लोग यानी जो अंग्रेज है भारत को विजय करने में सफल हुए इसी नीति के चलते। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। तो इस प्रकार ये 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द देवाईस अकेडमी।